हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज का टॉपिक है सी इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ओके। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों सीखना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंस है और हम क्यों सीखें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाने से पहले, उस पर जंप करने से पहले, हम लोग कुछ अपनी रियल लाइफ में जो हम लोग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, हम लोग पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं। आज अगर दो इंसान आपस में बात करते हैं तो उनके पास एक मीडियम होता है लैंग्वेज। ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है ए, ओके, और एक पर्सन है बी। ये लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ये लोग इसलिए इंटरेक्ट कर पाते हैं क्योंकि इन्हें एक लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज पता है। मान लीजिए वो कॉमन लैंग्वेज जो है वो है हिंदी। ठीक है। तो अगर ये हिंदी दोनों को नहीं आती, सपोज कर लीजिए, तो क्या ये आपस में बातचीत कर पाते? या मान लीजिए इसे हिंदी आती और इसे इंग्लिश आती, तो क्या ये बात कर पाते? इसे सिर्फ इंग्लिश आती और इसे सिर्फ हिंदी, तो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती। ठीक है। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज जो है वो एक मीडियम का काम कर रहा है, एक प्रोटोकॉल है जिसका वो लोग यूज़ करके आपस में एक दूसरे को मैसेज दे पा रहा है और ले पा रहा है। तो ये लैंग्वेज को सीखने का एक तरीका होता है। कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं उसका एक वे है, एक सीखने का एक अप्रोच है। क्या अप्रोच है? उस अप्रोच में हम लोग सबसे पहले वो जो लैंग्वेज होता है उसके अल्फ़ाबेट्स पे हम लोग फोकस करते हैं, है ना। तो जो अल्फ़ाबेट्स है वो अगर हम समझ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि उन अल्फ़ाबेट से हम लोग वर्ड्स कैसे बनाएंगे। क्लियर? और वर्ड्स जब हमें बनाने आते हैं तब हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं, और जब हमें सेंटेंस बनाने आता है तब हम लोग पैराग्राफ्स बनाना सीखते हैं। ठीक है ना। तब हमें ऐसा लगता है कि हमें ये मतलब ये जो ह्यूमन लैंग्वेज है हम इसमें अब बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब हम इस लैंग्वेज का यूज़ करके आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को सीखने का एक यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का भी एक फ्लो चार्ट होता है। बट हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखें? हम ह्यूमन लैंग्वेज तो सीख रहे हैं आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किससे इंटरेक्ट करने के लिए सीखेंगे? तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है और उस पर्सन का नाम है सी। ओके। सी एक शॉप पे जाता है और एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप खरीदता है। ओके। और उस लैपटॉप में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, तो क्या ये सी जो यूज़र है इस लैपटॉप को यूज़ कर पाएगा? किसी भी काम का वो लैपटॉप उसके लिए होगा? किसी भी काम का नहीं। तो वो लैपटॉप उसके लिए यूज़लेस है, वो उसके संग कोई इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है। वो चाहता है कि इस लैपटॉप में वो मूवी देखे, वो मूवी नहीं देख सकता। वो चाहता है इस लैपटॉप को ऑन करके इसके अंदर वो लेटर्स टाइप करे, किसी को मेल करे, इंटरनेट सर्फ करे, बट वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये होता क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत लाखों सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड होता है। और जब हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं तब ये कंप्यूटर किसी काम का हो जाता है, किसी काम का क्या बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये जो सी यूज़र सी है वो इस लैपटॉप में अब मूवी भी देख सकता है अगर उसके पास प्लेयर है कोई, इसके अंदर वो लेटर भी टाइप कर सकता है, अगर उसके पास कोई ब्राउज़र है तो वो इंटरनेट भी सर्फ कर सकता है। इस तरीके से वो जितने भी एप्लीकेशंस उसने यूज़ किए वो सारे एप्लीकेशंस क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम है। ये ओएस क्या है? एक प्रोग्राम है। वो ब्राउज़र, वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर, वो क्या है? वो भी एक प्रोग्राम है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि ये पैराग्राफ है ना, वैसे वो प्रोग्राम है। तो वो प्रोग्राम किसी ने तो लिखा होगा, उस प्रोग्राम को किसी डेवलपर ने लिखा है। ओके। और वो डेवलपर को बहुत अच्छे से कोडिंग आती है, और वो, ये तो हंसता हुआ चेहरा बनाना चाहिए मुझे, ये जो डेवलपर है उसने इस ओएस को डेवलप किया, आपके कंप्यूटर में उसने इंस्टॉल किया, दुकानदार ने, या आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। तो आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ओएस। और वो ओएस बना है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम से, एक लैंग्वेज का यूज़ करके। आपको पता है
ये ओएस जो बना है, मान लीजिए विंडोज़ को हम ले ले अगर एग्जांपल के फॉर्म में, तो वो सी और सी प्लस प्लस के यूज़ से वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के यूज़ से वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे प्रोग्रामर, एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, जिससे आप बहुत टूल्स बना सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो दूसरों के काम आएंगे, कंप्यूटर के संग या किसी भी डिवाइस के संग, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो जिस तरह से हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज सीखते हैं आपस में बातचीत करने के लिए, उसी तरीके से हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। आप कोई छोटा सा प्रोग्राम लिख के अपना कंप्यूटर में रन कराइए, वो आपको एक आउटपुट देगा। इसका मतलब क्या है, आपने उसे कुछ इनपुट दिया, वो आपको कुछ आउटपुट दिया। ये हर जगह है। आप एटीएम मशीन में भी जब जाते हैं तो वहाँ पर आप कुछ इनपुट करते हैं, है ना, और आउटपुट में आपको या तो मनी आता है बाहर, या तो कोई ब्लैंक स्लिप बाहर आएगा, बोलेगा कि आपके पास पैसा नहीं है, या आप विड्रॉ नहीं कर सकते किसी रीज़न की वजह से, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी उस एटीएम मशीन में बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम रन कर रहा है। तो प्रोग्राम जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर डिवाइसेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इंटरेक्ट करने के लिए। क्लियर। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का कौन सा फ्लो चार्ट है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का जो फ्लो चार्ट है वो है, इसका अपना खुद का एक कलेक्शन है कैरेक्टर्स का, ठीक है ना। वो कैरेक्टर्स में आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ठीक है, जो कि कैपिटल लेटर हो गए, स्मॉल लेटर्स वाले अल्फ़ाबेट हो गए, डिजिट्स हो गए जो आपका 9 तक है, बहुत सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, ये क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन, एस्ट्रिस्क, प्लस, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कोलन, इस तरह से आपके ब्रैकेट्स जो हैं, ये सब कर्ली ब्रेसेस, बिग ब्रेसेस, स्मॉल ब्रेसेस। क्लियर। तो ये आपके क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये क्या है, डिजिट है, ये क्या है, अल्फ़ाबेट है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलके आपके कैरेक्टर्स बन गए हैं, ठीक है ना। ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये जब मिलते हैं तो बन जाता है आपका क्या, कीवर्ड। ओके, कीवर्ड बन जाते हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। क्लियर। तो ये कीवर्ड और ये कॉन्स्टेंट्स, ये वेरिएबल्स का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। इनका यूज़ करके हम लोग बनाते हैं इंस्ट्रक्शंस, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपस में मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम जो होता है वो हमारे किसी काम में आता है। तो अगर आप एक फ्लो में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और ये आगे चल के जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड, उसमें आपको ये बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करेगा। क्लियर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कीवर्ड, कांस्टेंट और वेरिएबल, इनका यूज़ करके कैसे इंस्ट्रक्शन बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज के लिए एक बहुत ही सिंपल सा लाइन, सिंपल सा स्टेटमेंट देखिए, a=5। यहाँ पर ये जो इंट है ना, ये आपका कीवर्ड है। क्यों कीवर्ड है? क्योंकि ये रिजर्व है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपका है वेरिएबल, ये क्या है आपका स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है ना। और ये 5 क्या है, ये कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट, जिसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपस में मिलके एक इंस्ट्रक्शन बना दी, और ऐसे ढेर सारे इंस्ट्रक्शन हम जब अपने लिखते हैं ना, ग्रुप करते हैं उसको, तो एक प्रोग्राम बन जाता है। तो इसका यूज़ हुआ आपके इस लाइन में। क्लियर। तो चलिए इसे एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि कीवर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कीवर्ड से। कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड मतलब क्या है, जैसे कि INT जो मैंने अभी यूज़ किया, फ्लोट हो गया, है ना, इफ है, एल्स है, डू है, आपका वाइल है, ये सब कीवर्ड है। फॉर है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, ये सभी आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड का काम क्या होता है, इस कीवर्ड का एक अपना स्पेसिफिक मीनिंग है, रिजर्व मीनिंग है। इसे आप अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लाइक कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, है ना।
तो क्योंकि इनका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है प्रोग्राम में, पहले से इन्हें डिफाइन कर दिया गया है। अब आते हैं हम लोग वेरिएबल पे। ये वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल का मतलब होता है, ये एक नेम है। वेरिएबल इज़ अ नेम दैट कैन बी यूज टू स्टोर वैल्यूज़। ओके, जैसे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको एक डेटा टाइप चाहिए, और उसके बाद आप वेरिएबल का एक नाम लीजिए और उसके अंदर आप कोई वैल्यू लोड कर दीजिए। वैल्यू जो होता है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होता है। ये जो वैल्यू होता है ये एक मेमोरी में किसी लोकेशन पे स्टोर होता है। जैसे कि मान लीजिए ये बहुत सारे सेल्स हैं, इसमें से ये वाला जो पार्ट है इसमें 5 स्टोर है, और इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस लोकेशन का नाम क्या है, ए। नाम अगर नहीं रहेगा तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। नाम, इस तरह से आप नाम को समझ सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है, आपने उसका एक नाम रख दिया, ठीक है, इसका नाम आपने दे दिया अमित, तो आप इस अमित नाम का यूज़ करके आप इसे कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो वेरिएबल होते हैं ना, वो नेम होते हैं, लोकेशन नेम होते हैं। अगर आप वो नहीं देंगे तो आप खुद सोचिए आप इस वैल्यू को कहाँ स्टोर करेंगे। एक बार अगर आप सोचिए, आप लिखें, क्या ये लिखेंगे इंट इक्वल्स टू 5? इंट इक्वल्स टू 5 लिखने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर दोबारा अगर आपको 6 लेना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, इंट इक्वल्स टू 6 लिखेंगे। मान लीजिए चलिए अगर ऐसा हो भी जाता इंट इक्वल्स टू 5, तो 6 अगर लेना होता तो क्या आप ये लिखते इंट इक्वल्स टू 6, तब तो जो पहले वाला 5 है उसके ऊपर 6 ओवर राइट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए ये मेरा डब्बा है, इसका नाम है इंट, और आपने इसमें पहले लिया था 5, वापस डाल दिया आपने 6, तो जो 6 जब जाएगा इस डब्बे में तो 5 के ऊपर ओवर राइट हो जाएगा, है ना, और वो 5 जो रहेगा वहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसीलिए वेरिएबल बनाए गए हैं, ये नेम होते हैं, इनके हेल्प से हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं और इनके हेल्प से हम लोग वैल्यू को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? और ये जो डेटा टाइप होता है, ये डेटा टाइप ये बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर आप किस तरह का वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। और जो डेटा टाइप है, आप इंट, फ्लोट, है ना, कैर, आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, डबल। डेटा टाइप के ऊपर मेरा अलग से एक वीडियो बना हुआ है जो मैं अपलोड करूँगा अपने आगे के टाइम में, तो आप वहाँ पे उसे देख सकते हैं। क्लियर? तो वेरिएबल यहाँ हो गया। और हाँ, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है। आप कभी भी किसी भी तरीके से आप वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। जैसे कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने ए और बी लिया तो आप बीच में अंडरस्कोर डाल सकते हैं, आप बीच में स्पेस मत दीजिएगा। अगर आप स्पेस दे देंगे तो वो इनवैलिड तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ये रॉन्ग तरीका है। आप इस तरीके से नहीं डिक्लेयर कर सकते, जैसे 2 3 नहीं लिख सकते, 23 इक्वल्स टू 5। आप कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम, ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं कर सकते आप 2a इक्वल्स टू 75। हाँ, आप ये लिख सकते हैं इंट a2 इक्वल्स टू 75, ये गलत है बट ये सही है ना। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स के बीच में कोई फुल स्टॉप इस तरह से डॉट नहीं लिख सकते, है ना, ये भी गलत है आपका। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। जब आप लिखेंगे तो आप कंपाइल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर एरर होगा कोई चीज़ तो अब हम लोग आते हैं कॉन्स्टेंट्स के ऊपर, ठीक है। पहले मैं एक चार्ट बना देता हूँ कॉन्स्टेंट का, आप लोग भी बना लीजिए इसे। मिनट, कांस्टेंट जो है ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, ये है आपका पहला वाला जो पार्ट, वो है इंटीजर कांस्टेंट, और इधर में आपका है कैरेक्टर, और इस साइड में है आपका कैरेक्टर, और ये है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। और इंटीजर कांस्टेंट जो है आपका, इसको इंटीजर में नहीं, हम इसे बोलेंगे नंबर। और ये जो नंबर है ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, इंटीजर, ओके, और फ्लोट,
मतलब रियल। उसके बाद इंटीजर को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देंगे। एक है आपका डेसिमल, ठीक है, और एक है आपका ऑक्टेल, और एक है आपका हेक्सा। ये पूरा नंबर किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में, वो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। डेसिमल, ऑक्टेल, हेक्सा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये सब नंबर हैं। डेसिमल मतलब डेसिमल में आपका इसका बेस होता है 10, इसका बेस होता है 8 और इसका बेस होता है 16। इसमें मैक्सिमम आपके जो डिजिट्स हैं वो हैं 0, 1, है ना, 2, 3, डॉट 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 9। और ऑक्टेल में क्या है, 0, 1, 2, डॉट 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 7, जो इसकी हाईएस्ट डिजिट है वो 7 है। और ये स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, डॉट 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 9, और उसके बाद आपका A, B, C, D, E और F तक ये जाता है। आप स्मॉल a, b, c, d, e और f भी ले सकते हैं। क्लियर। तो डेसिमल नंबर का लिखने का अपना तरीका होता है, आप उस तरीके को हमेशा फॉलो करिएगा। जैसे डेसिमल नंबर में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको इन्हीं सारे डिजिट्स को लेके आपको नंबर फ्रेम करना है ना। आप ये सारे कैरेक्टर्स नहीं ले सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जैसे कि ये 25, 28, 1028, 100, ये सब क्या है, ये सब वैलिड डेसिमल नंबर्स हैं। बट आप ज़ीरो से नहीं स्टार्ट कर सकते, आप 0, 1, 2 नहीं लिख सकते, ये इनवैलिड है, क्योंकि ये ऑक्टेल नंबर बन जाएगा। तो जब भी आप डेसिमल नंबर लें तो आप सिर्फ इन्हीं डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, और स्टार्टिंग 0 से नहीं हो सकता, और ना कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। उसी तरह से जो ऑक्टेल नंबर होते हैं, ऑक्टेल नंबर हम हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप कोई भी डिजिट इसमें से यूज़ कर सकते हैं। जैसे 25 जब आप इसे डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे डेसिमल फॉर्म में, तो ये इसका वैल्यू अलग आएगा। डेटा स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, डेटा टाइप्स, इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अब 025, ओके, 075, ये सब आपके वैलिड ऑक्टेल नंबर हैं। इसमें भी आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते, कोई अल्फ़ाबेट नहीं ले सकते। फिर आता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर में भी आपको पहले 0 और साथ में एक x लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें से कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। ऐसे 23 है, ओके, 0x छोटा और बड़ा दोनों आप ले सकते हैं, a b, ये सब क्या है, ये सब हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रियल आपका हेक्साडेसिमल कॉन्स्टेंट्स हो गया, ऑक्टेल कॉन्स्टेंट्स हो गया, डेसिमल कॉन्स्टेंट्स हो गया, ये सब इंटीजर की कैटेगरी में आता है। नंबर हो गया, नंबर कॉन्स्टेंट्स। अब आता है रियल कॉन्स्टेंट, जिसको कि हम लोग फ्लोटिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, इसमें आपके वो वैल्यूज़ आते हैं जहाँ पर आपको जैसे 25.5, हाँ, 32.5, 0.0007, ये सब आपके फ्लोटिंग नंबर्स हैं। पॉइंट के बाद इसमें वैल्यूज़ फ्लोट करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें बड़े बड़े नंबर भी होते हैं जिन्हें हमें रिप्रेजेंट करने का कुछ उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक बड़ा सा नंबर रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरीके से, ये मैं रियल कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, रियल कॉन्स्टेंट्स। जैसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है, सपोज करिए 2.5 इंटू 10⁻20, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इतना बड़ा सा नंबर है, तो आपको लिखना पड़ेगा इसको 2.5, उसके बाद आप लिखिए ई हो गया आपका एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये कितना पावर है इसका, 20, आप इसको यहाँ पे 20 लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आप ये है ना, देखिए 2.5 इंटू 10⁻⁻20 अगर होता सपोज करिए, तब क्या लिखते हैं आप, 2.5 ई, उसके बाद -20। इस तरह से आप बड़े फ्लोटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत बड़े फ्लोटिंग नंबर, बहुत ही छोटे फ्लोटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये इस फॉर्मेट का हम लोग फॉलो करते हैं। ई के बाद का जो वैल्यू होता है वो एक्सपोनेंट होता है, और ई के पहले का जो वैल्यू होता है वो मैंटिसा होता है, वो मैंटिसा पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट में हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, पर जो आपका एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा इंटीजर में होगा, वो पॉइंट में नहीं होगा।
तो इस तरह से हम लोग रियल कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब हम लोग आएंगे कैरेक्टर कांस्टेंट में। तो कैरेक्टर कांस्टेंट में आपका जो ऊपर का पोर्शन था यहाँ पे, ये वाला कैरेक्टर कांस्टेंट, तो कैरेक्टर कांस्टेंट में आपके वो कैरेक्टर्स आते हैं अल्फ़ाबेट्स, जैसे A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 और सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंगल कोट का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप सिंगल कोट का इस जगह पे सपोज कर लीजिए आपने लिखा A, ये आपका वैलिड कैरेक्टर है। डॉलर, अगर आप डॉलर कोट्स में लिखते हैं ये वैलिड है। बट अगर आप मान लीजिए A B और उसको ले लेते हैं सिंगल कोट में, तो ये आपका इनवैलिड है, रॉन्ग है ये। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जब भी आपको कोई सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आपको वहाँ पे सिंगल कोट का यूज़ करना है, और सिंगल कोट के अंदर आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट्स हो गया। और दूसरा जो था आपका, ये देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग में क्या हो गया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। आपको इससे क्या करना है, डबल कोट्स लेना है। आप डबल कोट के अंदर कुछ भी ले सकते हैं, AMIT भी ले सकते हैं, है ना। आप इसके अंदर कोई डिजिट भी ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट्स ले सकते हैं, जैसे 2 5 6। इसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, A डॉलर हैश फुल स्टॉप 2 7 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर आप सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका क्या था, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और आपको एक लास्ट में समझा देता हूँ, सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट में आपका ये आता है, आपने लिखा हैश डिफाइन मैक्स 10। तो ये जो मैक्स है ना, ये 10 डिफाइन हो गया, ठीक है। इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। अब इस 10 को अगर मान लीजिए मुझे यूज़ करना है तो हम इस मैक्स को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो जहाँ जहाँ पे हम मैक्स को यूज़ करेंगे वहाँ पे ये 10 वहाँ पर आ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। क्लियर। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।